इस वीडियो में हम एथलेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। सभी प्रकार की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल गोल बाय स्वामी सर पर उपलब्ध रहती है। पहला प्रश्न हम हल करेंगे, एथलेटिक्स की उत्पत्ति की भाषा व शब्द का सही युग्म कौन सा है? कौन सी भाषा थी, कौन सा शब्द था? इसकी भाषा जो एथलेटिक्स जो शब्द है, इसका जो उदय हुआ है या जो उत्पत्ति हुई है वो यूनानी भाषा के एथलॉन शब्द से हुई है। किससे हुई है? एथलॉन से। इसका मतलब होता है दौड़ना, भागना, फेंकना आदि की क्रियाएं, एथलॉन का मतलब होता है, और ये यूनानी भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में एथलेटिक्स का अर्थ क्या है? इसका होता है धन अर्जक, मुद्रा अर्जक। इसका एक और अर्थ लिया गया है इसमें ग्रीक भाषा में, उसका नाम क्या है? मुद्रा अर्जक। एथलेटिक्स ट्रायंगल त्रिभुज में शामिल नहीं है। इनमें कौन कौन सा शामिल नहीं है? इसका एक योजना बनाई गई थी सरकार के द्वारा, त्रिभुज जिसके कहते हैं, कि उसमें खिलाड़ी, कोच, अभिभावक तीनों शामिल होते हैं, मैदान शामिल नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली एथलेटिक्स स्पर्धाओं पर नियंत्रण किस संस्था का होता है? कौन सी संस्था इस पर नियंत्रण करती है? कोई भी प्रतियोगिता हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उस पर नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संघ का रहेगा। नेशनल प्रतियोगिता पर उस देश की संघ का रहेगा। जैसे भारत के अंदर अगर एथलेटिक्स प्रतियोगिता होती है तो भारतीय, इसको दोबारा समझा दूं आपको मैं, यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतियोगिता आयोजित होती है तो उस पर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ का नियंत्रण रहेगा, चाहे वो किसी भी देश में हो, चाहे भारत में हो, चाहे कहीं देश में हो। लेकिन नेशनल प्रतियोगिता होगी, जैसे भारत में नेशनल प्रतियोगिता हो रही है एथलेटिक्स की, तब उस पर नियंत्रण रहेगा भारतीय एथलेटिक्स संघ का। स्टेट प्रतियोगिता हो रही है तो उस पर रहेगा राज्य एथलेटिक्स संघ का। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई हो रही है टूर्नामेंट, उस पर रहेगा जिला एथलेटिक्स संघ का नियंत्रण रहेगा। तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स की स्पर्धा पर नियंत्रण किस संस्था का रहेगा? तो इस पर रहता है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ का। ये नहीं रहता है कभी भी, ये एक प्लेटफॉर्म है प्रतियोगिता आयोजन करवाने का। ओलंपिक खेल में, एशियाई खेल में, कॉमनवेल्थ में या किसी भी विश्व कप या चैंपियनशिप के अंदर कोई प्रतियोगिता होती है तो उस पर नियम जो चलेंगे उसके वो अंतर्राष्ट्रीय संघ के चलेंगे। जैसे कि मान लो ओलंपिक के अंदर एथलेटिक्स तो हो रही है, एथलेटिक्स में कौन सा इवेंट कितने मिनट का हुआ, कितनी दूरी का हुआ, क्या नियम रहेंगे, वो सारे के सारे कौन बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ बनाता है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय बार बार बदला है। इसका मुख्यालय क्या है? बार बार बदलता आया है। 1912-13 के अंदर जब ये संघ बना था, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ जब काम करने लगा था, उस समय इस पर जो 1912-13 में ये बना था। कब बना था? 17 जुलाई 1912-13 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय ये जो मुख्यालय था वो था स्टॉकहोम में था। इसका कहाँ था? स्टॉकहोम में। 1946 में इसका स्थान बदल दिया गया, इसको कर दिया गया लंदन में, और 1993 से अब तक ये चल रहा है मोंटे कार्लो में। तो वर्तमान में कहाँ है ये? मोंटे कार्लो में चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ। मोंटे कार्लो। एथलेटिक्स की नींव रखने व उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? यूनान को जाता है। खेलों का स्वर्ण युग कौन सा माना जाता है? यूनान का काल माना जाता है। यूनान के अंदर खेलों को बहुत अच्छा स्पोर्ट मिली थी। और एथलेटिक्स, यहाँ बता दूं आपको, एथलेटिक्स, तैराकी और जिम्नास्टिक तीनों आधारभूत खेल हैं। आधारभूत का मतलब क्या है? कि इनके अंदर वो क्रियाएं होती थी जो व्यक्ति को हर काम के लिए जरूरत पड़ती थी। जैसे व्यक्ति जंगलों में जब रहता था तो अपने आप को बचाने के लिए या शिकार करने के लिए, पेट भरने के लिए उसे भागना पड़ता था, कूदना पड़ता था, उसे कोई चीज़ फेंक के भी मारनी पड़ती थी, उसे तैर के पार करना पड़ता था, उसे कोई झूले, रस्सियाँ वगैरह पर उसको लटक के जाना पड़ता था, कोई कलाबाजियाँ करनी पड़ती थी उसको। तो ये जो तीन खेल थे, जिम्नास्टिक, तैराकी और एथलेटिक्स, ये तीनों आधारभूत खेल हैं। इन्हीं खेलों की क्रियाओं को लेकर अन्य खेल को बनाया गया है। जैसे आप फुटबॉल ले लो, फुटबॉल के अंदर भागना नहीं पड़ता क्या? वो एथलेटिक्स में होता है। तैराकी में तैरना नहीं पड़ता क्या? वो तैराकी में होता है। तो ये आधारभूत खेल थे जिससे अन्य खेलों की रचना हुई थी। एथलेटिक्स का आधुनिक स्वरूप, लगभग जितने भी खेल हैं उनको आधुनिकीकरण जो किया गया है वो इंग्लैंड के द्वारा किया गया है। चाहे एथलेटिक्स है, चाहे हॉकी है। वर्तमान में भारतीय एथलेटिक्स संघ
AAFI का मुख्यालय कहाँ है? पहली बात तो इसका वर्तमान में जो नाम चलता है वो AFI चलता है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया चलता है। पहले नाम क्या था इसका? इसका नाम था एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन वर्तमान में क्या चलता है? AFI चलता है, मुख्यालय इसका दिल्ली में। महिला एथलेटिक्स को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 1928 में। जब पहला ओलंपिक हुआ था 1896 के अंदर, उसमें पुरुष एथलेटिक्स शामिल थी, महिला एथलेटिक्स शामिल नहीं थी। उत्तम धावन पथ की सीधी रेखा की लंबाई कितनी होती है? आजकल वर्तमान में जो लंबाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलती है वो कितनी चलती है? 84.39 मीटर इसकी सीधी रेखा की लंबाई चलती है। स्प्रिंट स्प्रिंट दौड़ का संबंध में असत्य है। क्या चीज असत्य है? पहली बात तो स्प्रिंट दौड़ कौन सी होती है? जिस दौड़ में एक खिलाड़ी को अधिकतम 400 मीटर तक की दूरी दौड़नी पड़े, 401 भी नहीं, कितनी दौड़नी पड़े? 400 मीटर, वो सारी की सारी स्प्रिंट दौड़ है। ये 8 प्रकार की होती है। कौन सी? 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। फिर बाधा दौड़ आ जाएगी। इनको सामान्य दौड़ बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सामान्य दौड़ बोलते हैं। बाधा दौड़ कौन कौन सी आ जाएंगी? 100 मीटर महिलाओं की, 110 मीटर पुरुषों की और 400 मीटर दोनों। उसके बाद में रिले 4 इंटू 100 मीटर और 4 इंटू 400 मीटर। इसके अंदर एक खिलाड़ी 100 मीटर भाग रहा है, इसके अंदर एक खिलाड़ी 400 भाग रहा है। एक खिलाड़ी की बात करें, जिस दौड़ में एक खिलाड़ी 400 मीटर तक की दूरी तय करता है एक चक्कर के अंदर या एक इवेंट के अंदर, उस दौड़ को स्प्रिंट दौड़ कहते हैं। और स्प्रिंट दौड़ के अंदर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा को जीतने के लिए लगा देता है, उसको बचाए नहीं रहता है। इन्हें तरण दौड़ भी कहते हैं। तरण दौड़ का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन रेसेस भी इनको बोलते हैं, यानी कि खिलाड़ी अपनी कम से कम समय में अधिकतम गति को प्राप्त कर लेता है। खिलाड़ी अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है, ये भी सही है, बचा के नहीं रखता है। स्टार्टिंग ब्लॉक को काम में लिया जाता है। इन दोनों के अंदर स्टार्टिंग ब्लॉक को काम में लिया जाता है। स्टार्टिंग ब्लॉक होता है, खिलाड़ी को स्टार्ट लेने के लिए एक धातु का बना होता है, जिसपे पैर रखे खिलाड़ी बैठता है और फिर ऑन योर मार्क सेट गो कहने पर एकदम स्टार्ट लेकर निकल जाता है। स्टार्टिंग ब्लॉक जो है उसका प्रयोग सिर्फ स्प्रिंट दौड़ों में होता है, ध्यान रखना। स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग किसमें होता है? हमेशा स्प्रिंट दौड़ में होता है। इसके अलावा जो भी जितनी भी दौड़े हैं उनके अंदर स्टार्टिंग ब्लॉक को काम में नहीं लिया जाता है, इससे ऊपर की दौड़ों को काम में नहीं लेते। स्टार्ट के लिए 2 संकेत काम में लिए जाते हैं। 2 संकेत नहीं, स्प्रिंट दौड़ों के अंदर 3 संकेत होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ऑन योर मार्च, आप अपने स्थान पर पहुंचते हैं। अब क्या करते हैं? ऐसा बोलते हैं, क्या करते हैं? सारे के सारे जाके अपने स्ट्राइकर पे बैठ जाते हैं। दूसरा वो बोलते हैं ऑन मार्क, के बाद बोलते हैं सेट। सेट के अंदर क्या करते हैं? खिलाड़ी अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। किस लिए? ताकि उनकी सीधी जमीन से थोड़ा ऊपर उठ जाए। सीधी जमीन के जितने नजदीक होगी उतना संतुलन अधिक होगा। संतुलन अधिक होता है तो उस वस्तु को हिलाना मुश्किल होता है। अब क्या करना है? शरीर को हिलाना है, क्योंकि भागने की पोजीशन में आना है। इसलिए क्या करते हैं? थोड़ा सा उसको ऊपर उठा के अपने आप को असंतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए सेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि खिलाड़ी संतुलित होता है या असंतुलित होता है? तो खिलाड़ी क्या होता है? हमेशा असंतुलित होता है। और तीसरा होता है गन फायर या को। ये 3 प्रयोग में लिए जाते हैं, 3 संकेत काम में लिए जाते हैं, जबकि यहाँ पे लिखे 2। तो ये अपना असत्य है, ये अपना क्वेश्चन को पूरा करता है। असत्य कथन कौन सा है? चौथा है। इससे बड़ी जो दौड़ होती है जिसके अंदर खिलाड़ी 400 मीटर से अधिक दूरी तय करता है, उनको पेस दौड़ बोलते हैं। जैसे 800 मीटर है, 1500 मीटर है, उनके अंदर सेट नहीं लिया जाता, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग भी नहीं किया जाता। स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग सिर्फ स्प्रिंट रेसेस में किया जाता है, पेस रेस में नहीं किया जाता। किन दौड़ों में खिलाड़ी अपनी कुछ ऊर्जा को अंतिम समय में लगाने के लिए ऊर्जा बचाकर एक निर्धारित मध्यम गति से दौड़ता है? आपको बताया था कि स्प्रिंट में सारी ऊर्जा लगा देता है, लेकिन आपने देखा होगा 800 मीटर, 1500 मीटर या इससे बड़ी जो दौड़ होती है, खिलाड़ी एक धीमी गति से, मध्यम गति से दौड़ते हैं। किस लिए? ताकि उनमें ऊर्जा बची रहे, दौड़ पूरा करने के लिए ऊर्जा बची रहे, खत्म नहीं हो जाए एकदम से। इसलिए उन दौड़ों को बोलते हैं पेस दौड़। क्या बोलते हैं उनको? पेस दौड़। आपको बताया पेस दौड़ में स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग नहीं किया जाता, और जब स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग नहीं किया जाता तो संकेत भी 2 ही होते हैं, ऑन योर मार्क्स और गो। सेट का प्रयोग नहीं किया जाता। पेस दौड़ों में वैसे भी स्टार्टिंग स्टैंडिंग स्टार्ट दिया जाता है, सिटिंग स्टार्ट नहीं होता है।
स्प्रिंट रेस के अंदर हमेशा ही आपको सिटिंग स्टार्ट ही दिया जाता है। स्टैगर किन दौड़ों में दिया जाता है, किन दौड़ों में दिया जाता है, इस पे थोड़ा सा अपने विचार करते हैं, थोड़ा सा आपको समय लूंगा आपका मैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एक लाइन है 400 मीटर लंबी है, कितनी है 400 मीटर। इस लाइन पे जो बिल्कुल खिलाड़ी दौड़ेगा वो कितना दौड़ेगा, यहां तक 400 मीटर। इसके पास वाला खिलाड़ी इतनी दूर खड़ा है इस लाइन से, वो कितना दौड़ेगा 400 मीटर। ये वाला कितना दौड़ेगा 400 मीटर। ये वाला कितना दौड़ेगा 400 मीटर। ये सारे खिलाड़ी कितने दौड़ेंगे 400 मीटर। चाहे कहीं तक ले जाओ, इस सीध तक खिलाड़ी जो भागेंगे वो कितना भागेंगे, सारे के सारे 400 मीटर। कहने का मतलब है कि आप चाहे उस लाइन के ऊपर दौड़ो और चाहे उसके पास दौड़ो, चाहे कितनी दूर दौड़ो, सीधी रेखा पर आपके द्वारा तय की गई दूरियों में कोई फर्क नहीं आता है। इस खिलाड़ी में इस खिलाड़ी में कोई अंतर नहीं आएगा, ये भी 400 दौड़ रहा है, ये भी 400 दौड़ रहा है। लेकिन ये कहता है कि अगर इसी दौड़ को, इसी 400 मीटर की लाइन को यहां से शुरू करके मान लो इसको गोलाई में कर दिया जाए 400 मीटर, ये कर दिया। अब वही सेम बात है, यहाँ खिलाड़ी सीधे दौड़ रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ये खिलाड़ी इसके ऊपर दौड़ेगा 400 मीटर लाइन, ये कितना दौड़ेगा 400 मीटर। साथ ही खिलाड़ी यहाँ दौड़ा, कितना दौड़ेगा 400 से ज्यादा। ये खिलाड़ी यहाँ से दौड़ा कितना 400 से ज्यादा। ये खिलाड़ी दौड़ा 400 से ज्यादा। सीधी रेखा पर कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क कहां पड़ा, घुमाव। अब घुमाव पर क्या करते हैं, खिलाड़ी एक दूसरे से ज्यादा दौड़ रहे हैं। अब ये एक दूसरे से ज्यादा दौड़ रहे हैं, अब ये खिलाड़ी कहते हैं कि हम एक दूसरे से ज्यादा एक इवेंट में एक दूसरे से ज्यादा नहीं दौड़ेंगे। अब सबको एक जितना दौड़ाने के लिए ट्रैक पे क्या किया जाता है, एक दूसरे से आगे स्थान दे दिया जाता है। ये थोड़ा सा मैटर समझाने वाला डीप है, समय ज्यादा रहेगा। अभी कुछ दिनों में एक ऐप भी लॉन्च हो रहा है, उस ऐप पे पूरा जो इसके टॉपिक हैं, पूरा जो सिलेबस है आपको डिटेल से करवाया जाएगा। अब इसके अंदर एक बात देखो आप, स्टैगर किसे कहते हैं और किन दौड़ों में दिया जाता है। आपको बता दिया कि सीधी रेखा पर जब दौड़ते हैं खिलाड़ी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 400 मीटर के अंदर खिलाड़ी को पूरा चक्कर काटना पड़ता है, और चक्कर के अंदर यहां से यहां तक, ये देखिए आप, ये तो आती है सीधी रेखा, ये भी आती है सीधी रेखा। इन पे खिलाड़ी के द्वारा आपस में कोई फर्क नहीं पड़ता है दौड़ने पर, यहां फर्क पड़ता है इनके द्वारा गोलाई पे, कर्व पे फर्क पड़ता है। लेकिन जब पूरा चक्कर काट के आता है तो ये खिलाड़ी पहले लेने खिलाड़ी तो पूरा 400 मीटर की दूरी तय करके यहां पहुंच जाता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरा खिलाड़ी अगर यहां से भागे तो उसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। ये जितना ज्यादा भागता है उतना ही आगे से एक नियम के अनुसार इसको स्टार्ट दे दिया जाता है, इसको यहां से स्टार्ट दे दिया जाता है। अब ये खिलाड़ी यहां से दौड़ के यहां तक आएगा 400 मीटर पूरा, ये खिलाड़ी यहां से लेकर यहां तक दौड़ के आएगा 400 मीटर पूरा, ये खिलाड़ी यहां से दौड़ के यहां तक आएगा 400 मीटर पूरा। अब ये जो इनको स्टार्टिंग पॉइंट दिए जाते हैं इनको स्टैगर कहा जाता है। तो सीधी रेखा पर जिसकी जरूरत पड़ती नहीं है, पड़ती कहां है, कर्व के ऊपर, तो कर्व रेसेस के अंदर स्टैगर दिया जाता है। खिलाड़ी की दौड़ के अंदर मान लो एक कर्व आ रही है, जैसे 200 मीटर की दौड़ यहां से शुरू होती है, 400 मीटर की दौड़ यहां से शुरू होती है, 200 मीटर वाला खिलाड़ी यहां से शुरू करेगा और यहां पर फिनिश हो जाएगा। इसने एक कर्व पार किए, एक कर्व के लिए आधा स्टैगर दिया जाता है। अब 400 मीटर वाले ने क्या किया, एक कर्व ये पार कर ली, फिर एक कर्व ये पार कर ली, इसने 400 मीटर वाले ने आधी प्लस आधी यानी कि एक स्टैगर दिया जाएगा। एक कर्व के लिए हाफ स्टैगर, दो कर्व पार करेगा तो हाफ और हाफ फुल स्टैगर दिया जाता है। देखिए स्टैगर किन दौड़ों में दिया जाता है, लंबी दूरी की दौड़ ये कहता है, कर्व रेस, सीधी रेखा और प्रथम तीनों विकल्प सही है, तो इसमें कर्व रेस में दिया जाता है। निम्न में से 200 मीटर, निम्न में से 200 मीटर धावन पथ कौन सा स्टैगर दिया जाता है। 200 मीटर दौड़ में है, ये क्वेश्चन क्या है, 200 मीटर दौड़ में कौन सा स्टैगर दिया जाता है। तो आपको बताया था इसमें एक कर्व पार करनी पड़ती है तो हाफ स्टैगर दिया जाता है। निम्न में से फुल स्टैगर, निम्न में से बॉर्डर ट्रैक में फुल स्टैगर निकालने का सूत्र क्या है।
बॉर्डर और नॉन बॉर्डर ट्रैक यहां बताना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, बॉर्डर और नॉन बॉर्डर ट्रैक के बारे में देखिए आप थोड़ा सा। जो बॉर्डर ट्रैक होता है, बॉर्डर ट्रैक जो होता है, और एक होता है नॉन बॉर्डर ट्रैक, इनमें फर्क क्या देखिए। ट्रैक के अंदर ये जो लाइनिंग होती है अंदर की, ये देखिए आप, ये अगर 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 सेंटीमीटर उभरी हुई हो बाहर जमीन से ऊपर, 5 सेंटीमीटर चौड़ी हो यूं और 5 सेंटीमीटर ऊंची हो, उसको बोलते हैं बॉर्डर। और जिसमें सिर्फ 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की लाइन खींची जाती है, ऊंचाई नहीं होती है, उसको बोलते हैं नॉन बॉर्डर। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क क्या पड़ता है कि जब खिलाड़ी कर्व पे दौड़ता है, कहां दौड़ता है? कर्व पे दौड़ता है, तो यहाँ लाइन के पास तो बिल्कुल लाइन के ऊपर तो चलेगा नहीं, क्योंकि लाइन फाउल होने का डर रहता है। ये कहता है कि खिलाड़ी 20 सेंटीमीटर दूर भागता है। कितना? पहली लाइन के खिलाड़ी की बात करते हैं यहाँ पर। पहली लाइन के खिलाड़ी कितनी दूर भागता है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर ईंटें लगी होती हैं या कोई और धातु लगा होता है, उससे उसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाती है 5 सेंटीमीटर, तो खिलाड़ी डर के मारे इससे थोड़ा ज्यादा दूर भागता है। कितना भागता है? 30 सेंटीमीटर। नॉन बॉर्डर ट्रैक में पहली लाइन का खिलाड़ी कितना दूर भागता है? 20 सेंटीमीटर दूर। इसमें कितना भागता है? 30 सेंटीमीटर दूर। इनमें अंतर कितना है? 30 में और 20 में अंतर कितना है? 10 सेंटीमीटर का अंतर है। अब देखो आप एक बार, स्टैगर का सूत्र क्या होता है? स्टैगर का सूत्र होता है W और अंदर n-1 और इसके बाद में होता है 0.10 मीटर, तो इसको करते हैं 1 और फिर बात होती है पाई। ये हाफ स्टैगर का सूत्र है। कितने का है? हाफ स्टैगर का सूत्र है। फुल स्टैगर का इसको डबल कर दो, ये फुल हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विड्थ ऑफ लेन। लेन की चौड़ाई कितनी होती है? ट्रैक में जो लेन होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 1.22 से 1.25। अमूमन कितनी लेते हैं? 1.22 ही लेते हैं। n-1 क्यों लगाया गया है? ये कहता है पहली लेन का खिलाड़ी तो 400 मीटर ही दौड़ता है, उसे तो स्टैगर देने की जरूरत नहीं है, इसलिए हर बार एक लेन को घटा दिया जाता है। आप 8 निकालोगे तो 7 बचेंगे, यहाँ पे छठी की लेन का निकालोगे तो 5 बचेंगे, आपको एक घटा के चलना पड़ेगा। ये माइनस होता है। -10 मीटर क्यों किया गया? क्योंकि अपने बॉर्डर ट्रैक का सूत्र लिख रहे हैं। बॉर्डर ट्रैक और नॉन बॉर्डर ट्रैक में अंतर कितने का है? 10 सेंटीमीटर का, वो यहां लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आता है कि नॉन बॉर्डर ट्रैक में कौन सा सूत्र होगा, तो इसको हटा देते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर बॉर्डर ट्रैक है तो बॉर्डर ट्रैक के अंदर क्या करना पड़ता है? इसको लगाना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा। बॉर्डर ट्रैक में क्या होता है? यहाँ पे 0.10 मीटर करना पड़ता है, यानी 0.10 मीटर लिख दो और चाहे यहाँ पर सिर्फ -10 सेंटीमीटर लिख दो, बात एक ही है। तो ये अंतर क्यों पड़ा? ये पड़ता है किसके कारण? बॉर्डर और नॉन बॉर्डर ट्रैक के कारण। देखिए आप आगे देखिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ये वाला सूत्र सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से आप देख लो, आपने क्या पूछा? बॉर्डर का फुल स्टैगर निकालने का सूत्र क्या रहता है? फुल स्टैगर का -10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 पाई लगना था, ये 1 पाई का है। इसके अंदर -10 मीटर नहीं दी गई, -10 सेंटीमीटर इसमें भी नहीं दिया गया, तो ये सूत्र इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्पर्धा केवल महिलाओं की है? 100 मीटर पुरुष महिला दोनों की है, 800 मीटर पुरुष महिला दोनों की है, लेकिन 100 मीटर बाधा सिर्फ किसी होती है? महिलाओं की होती है। पुरुषों की बाधा 110 मीटर की होती है। 110 मीटर बाधा में स्टार्टिंग लाइन से प्रथम बाधा की दूरी कितनी होती है? 1372 होती है, 1372 मीटर होती है। बाधा दौड़ के संबंध में असत्य है। क्या असत्य है? ये कहता है सबसे कम ऊंची बाधा 400 मीटर महिला की होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 400 मीटर महिला की ऊंचाई कितनी होती है? 0.762 ये होती है, लगभग 76 सेंटीमीटर होती है ऊंचाई इसकी। सबसे ऊंची बाधा पुरुषों की होती है, इसमें कितनी होती है? 1.6067 ये ऊंचाई होती है मीटर में। ये सबसे ऊंची बाधा होती है, ये बात सही है। अगर चारों बाधाओं की बात करें महिला पुरुष मिला के 100 मीटर, तीनों की 100 मीटर,
चारों की 100 मीटर महिला, 110 मीटर पुरुष, 400 मीटर महिला, 400 मीटर पुरुष। इन सब के अंदर अगर चारों की तुलना करें सबसे कम ऊंचाई वाली बाधा कौन सी होती है? 400 मीटर महिला की, सबसे ऊंची होती है पुरुषों की 110 मीटर। सबसे कम ऊंचाई की 100 मीटर महिला। ये वाक्य गलत है, असत्य है। सभी प्रकार की बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी समान होती है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी प्रकार की बाधा हो, चाहे स्टीपल चेज हो, चाहे कौन सी हो, चाहे साधारण बाधा हो, 100 मीटर, 200, 400 मीटर, कोई भी बाधा हो, उसमें दो बाधाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? एक बाधा एक जैसी होती है। बाधा से बाधा के बीच की दूरी सब में अगर 8.5 मीटर की दूरी है तो सभी बाधाओं के बीच की मीटर दूरी कितनी होगी? 8.5 मीटर। तो इसमें ये विकल्प क्या है? असत्य है। निम्न में से कौन सी दौड़ है जिसका स्टार्ट देते समय डीईडी का प्रयोग किया जाता है? डीईडी जिन दौड़ों के अंदर खिलाड़ी को 2 से अधिक करो पार करनी पड़ती है, यानी 3 करो पार करनी पड़ती है, उनमें खिलाड़ियों को सीधी रेखा पर डीईडी दिया जाता है। ये अलग मैटर है, समझाना थोड़ा लंबा हो जाएगा डीईडी का। तो 4x400 मीटर रिले के अंदर डीईडी का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से सिटिंग स्टार्ट का उदाहरण नहीं है। स्टार्ट दो प्रकार के होते हैं। स्टार्ट दो कौन से? एक तो कौन सा होता है? बैठकर, सिटिंग स्टार्ट होता है, और वो कौन सा होता है? स्टैंडिंग स्टार्ट, खड़े रहकर होता है। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? बंद स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एलोगेटेड स्टार्ट। तो ये इसका हिस्सा नहीं है। दौड़ समाप्ति का उदाहरण क्या है? स्पीड थ्रो, यानी कि वेगपूर्ण समाप्ति, सीने के चेस्ट फिनिशिंग, लंग्स फिनिशिंग जिसको बोलते हैं, टोर्सो फिनिशिंग जिसको बोलते हैं, शोल्डर फिनिशिंग। इसमें तीनों विकल्प सही है। मैराथन दौड़ की लंबाई होती है, यहां पढ़ना है अपने को, मील गज में। पहला क्वेश्चन ये भी सही है, लेकिन ये मीटर में है, अपने को ध्यान देना है। नहीं तो क्या करते हैं, अपने पढ़ते नहीं है, पूरा पहला सही कर दिया। इसका ऑप्शन क्या होगा? सही। 3000 मीटर स्टीपल चेज, 3000 मीटर स्टीपल चेज में वाटर हर्डल की संख्या कितनी होती है? 35 होती है। 7 चक्कर के अंदर, एक चक्कर में 5, 7 में कितनी होगी? 35। 35 में से 5 बाधा वाटर और 28 बाधा कौन सी हो जाएगी? सामान्य बाधाएं हो जाती हैं। टोटली 35 हो गया। 28 और 7 होती हैं 35। एक चक्कर में एक आती है। स्टीपल चेज में संबंध में असत्य है। इसके संबंध में असत्य कौन सा है? ट्रैक के अंदर और बाहर वाले दोनों टैंक काम में लिए जाते हैं, बिल्कुल सत्य है। ये सत्य असत्य वाले में सामने लिख लिया करो, सत्य असत्य। कुल 7 चक्कर में कुल 35 बाधाएं आती हैं, बिल्कुल ये भी सत्य है। प्रत्येक चक्कर में क्रमानुसार हर चौथी बाधा जल बाधा होनी चाहिए, नियम है, चौथी बाधा ही जल बाधा होगी, क्योंकि चौथी बाधा होगी तभी वो करो पे आएगी। तो ये क्या है? सत्य है। उपरोक्त सभी कथन सही है, ये सही है। इसको अगर काट दें तो ये हो सकता है क्वेश्चन। 3000 मीटर स्टीपल चेज के संबंध में सत्य है, ठीक, इधर चेंज कर लेना। लीड मैन, लीडिंग मैन होता है, लीडिंग मैन या लीड मैन। एंकर शब्द का प्रयोग किसमें होता है? रिले में। रिले में एक टीम का जो पहला खिलाड़ी होता है, सबसे पहले भागता है, उसको लीडिंग मैन, और लास्ट वाले को एंकर कहा जाता है। ये आ गया क्वेश्चन। धन्यवाद। अगले चैप्टर में एथलेटिक्स से कुछ और क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।